आदाब। इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं नीता सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश करते हुए ऐलान किया कि भारत में अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहे फाइनेंशियल ईयर में अपनी डिजिटल करेंसी पेश की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इससे डिजिटल करेंसी से ज़्यादा एफिशिएंट और सस्ते करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी की दुनिया भर में दीवानगी को देखते हुए भारत सरकार के इस कदम को खासा अहम माना जा रहा है। तो क्या है भारत में डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट और आज की बदलती हुई दुनिया में क्या है इसकी अहमियत, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और केसीसी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर शरद कोहली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट स्टडीज़ के फैकल्टी प्रोफेसर मोहम्मद नवीद खान। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। डॉक्टर कोहली, ये बताइए कि बहुत सारे फ़ायदे आपने बताया, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स डिजिटल करेंसी के। ये बताइए कि अब चेंजेस किस तरह के करने होंगे हमको, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अनुकूल बनाने के लिए, मुताबिक बनाने के लिए। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे पहले बात करें तो क्या चेंजेस करने होंगे, किस तरह के रिस्क हैं इसमें? देखिए, रिस्क कोई भी चीज़ परफेक्ट तो कभी भी नहीं होती है और ये मुझे लग रहा है ये सरकारों को भी पता है और ये जो अफसरान है वो भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स में हम सुनते थे बार बार हैकिंग हो जाती है, आपका वॉलेट हैक कर लिया, जैसे जेब कटने, पहले पुराने ज़माने में जेब कट जाया करती थी, अभी भी कटती हैं। अब जो लोग बसों में भीड़ भाड़ में चलते हैं आज भी जेबें कटती हैं और पैसे कहीं गिर जाते हैं, कहीं से चोरी हो गए, कहीं बक्से में से निकाल लिए, तिजोरी में से निकाल लिए, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कुछ हद तक वो चीज़ें यहाँ भी रहेंगी, पर इसमें फ़ायदा उसमें और इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पर उसको पकड़ पाना, उसको ट्रैक कर पाना और आइंदा वो ना हो ये कर पाना आसान रहेगा, क्योंकि वॉलेट इस पे काम चल रहा है। और डिजिटल सिक्योरिटी, जब भी आप डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो डिजिटल सिक्योरिटी की बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में पैसे पड़े हैं, 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, आपके 2-2 हज़ार रुपये के 5 नोट पड़े हैं, अब किसी ने हैक करके उसमें से 2 नोट निकाल लिए, तो इस पे भी आरबीआई पूरी तरह से इस बात के लिए कॉन्शियस है। तो उसको फूल प्रूफ बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसमें एनक्रिप्शन भाई हाईएस्ट लेवल का हो और कोई भी दूसरा व्यक्ति, दूसरा शख्स उसमें से हैक ना कर सके। अगर कोई कोशिश करता है आपके आईडी में जाने का, पैसे निकालने का, तो इस पे खास काम किया जा। देखिए, इसको बनाना, इसको लॉन्च करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तभी 90 मुल्क इस पे काम कर रहे थे। और आपको सच बात बताऊं तो आरबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर करीब तैयार है जी। पर जो काम चल रहा है अभी, एक तो लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो आरबीआई एक्ट है, करेंसी से रिलेटेड जितने लॉज हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है। डिजिटल और वर्चुअल करेंसी बिल, जिसकी हम बहुत समय से, बहुत टाइम से चर्चा कर रहे हैं, वो लाने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, उसके बाद ही आ पाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम बात करें तो क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत टाइम से बने हुए हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर करीब तैयार है। आपको सिर्फ लोगों को, जैसे आज हम ये शो कर रहे हैं, लोगों को एक तो बताने की जरूरत है कि ये क्या चीज़ है और कैसे होगा, और आरबीआई को अपनी तरफ से उसमें डिजिटल सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और लीगल फ्रेमवर्क, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर करीब तैयार है। तभी वित्त मंत्री महोदया जो हैं, उन्होंने इस बार बजट स्पीच में बोला कि आपको बहुत जल्द ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। तो जब ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके पीछे पूरी तैयारी पहले की हुई होती है, वरना आप ये अनाउंसमेंट ऐसी नहीं करेंगे। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लीगल फ्रेमवर्क और सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और इसको रोल करने का तरीका क्या रहेगा, मतलब कौन कौन वो शख्स होंगे। आप अगर ऑप्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं डिजिटल करेंसी लूं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कैसे आप अपने पैसों को जो आपके जेब में रखे हैं, क्या आप बैंक में जाके या रिजर्व बैंक की किसी ब्रांच में जाके, या बैंकों को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि आप वहां जाके अपने पैसों को आप डिजिटल फॉर्म में कर लीजिए, ऐसा ही कुछ होता लग रहा है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है, सिक्योरिटी और लीगल फ्रेमवर्क इसमें आने की सिर्फ कमी है, जो मुझे लग रहा है इस साल पूरा कर ली जाएगी। जी प्रोफेसर साहब, अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन में? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आज की तारीख में अगर सरकार एक ग्रुप को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कुछ बेनिफिट पहुंचाना चाहती है या उस किसी स्टिमुलस पैकेज के तहत उसको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहती है,
तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि खुद एक्सेप्ट हम लोग करते हैं कि उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है उस तक पहुंचता नहीं है। तो जैसे ही हम लोग डिजिटल करेंसी का यूज़ इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस पर्टिकुलर शोबे में इस्तेमाल करेंगे और शुरू करेंगे, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि जिसको हम पैसा पहुंचाना चाहते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, वो उस तक पहुंच रही है। बीच में उस पैसे का कहीं पे भी किसी भी टाइप से मिसयूज़ नहीं हो सकता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा इस डायरेक्शन में कि और जो सरकार के जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं उनको खाली पब्लिक तक नहीं, अगर आप देखिए कि ओवरऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए जो इस्तेमाल करना चाहती है सरकार, वो उसी एक्टिविटी के लिए पैसे का खर्च और यह इस्तेमाल हो पाएगा, बाकी चीज़ों में नहीं लोग कर पाएंगे। अगर कोई उसको बीच में निकालने की कोशिश करता है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आई थिंक अगर हम देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर जहाँ तक हम देखें अपने इंडिया में और हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप देखिए आज की तारीख में लगभग 50 बिलियन के करीब, 25 बिलियन के करीब ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, कि हम लोग ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम तैयार हैं कि ये करेंसी जब आएगी तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे और उसका इस्तेमाल भी काफ़ी जिसे कहना चाहिए तादाद में लोग करेंगे। तो ये नहीं है कि हम लोग जैसे दूसरे मुल्कों में जो है, अगर हम देखिए हम चाइना से भी आगे हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में आज की तारीख में, यूएस से तो हैं ही हम आगे इसमें। तो ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को कि जो कदम सरकार ने उठाया है बिल्कुल सही डायरेक्शन में उठाया है। और आई थिंक अगर हमने इसको डिले करा होता तो शायद हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो कि आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही है और इस टाइप के और जो करेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड कहने को करेंसीज ही उनको कहा जाता है, कि वो उसमें जाके अपना पैसा जो है उसमें लूज ना करें, उसमें पैसा ना खो दें। ऐसी जगह उसका पैसे का इस्तेमाल हो जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार की तरफ से एक बैकिंग हो उस करेंसी को, तो उसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारे जो पब्लिक है उसका पैसे की सेफ्टी जो है उसका भी एक कम से कम एक सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसकी पैसे की, कि वो कहीं जाएगा नहीं। जी, आपसे जानना चाहूँगी कोहली साहब कि अगर ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे मैं उसी में जोड़ना चाह रहा था और आपका सवाल उसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो आपने बात करी वहीं कहीं ये जुड़ जाता है जाके। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जनधन अकाउंट्स करोड़ों के तादाद में यहाँ पर खोले गए और आज गांव-गांव तक बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर इसको बाकायदा लोग बैंकों को इस्तेमाल करें। पर फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों से ट्रांजैक्शन करने में डरते हैं या बैंकों का ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है ये CBDC वो गैप भी भर देगी, क्योंकि CBDC में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप पैसे को ऑपरेट करेंगे तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आज तक नहीं हो पाया था वो भी आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात टेक्नोलॉजी की है और ब्लॉकचेन की है, ब्लॉकचेन हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर बेस्ड हैं और ये CBDC भी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है कि आप एक ओपन लेजर है, ओपन लेजर अगर मैं इसको फिर आसान लफ्जों में समझाऊं तो मान लीजिए मैंने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। मुझे याद है पहले मैंने बहुत छोटा था तो एक नॉवल पढ़ा था कि एक 100 रुपए की यात्रा, तो उसमें यह था कि एक 100 रुपए का नोट मेरे हाथ से आपके हाथ में गया, आपके हाथ से कहीं और गया, फिर कहीं और गया। अब वो 100 के नोट को देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि इसकी जो पूरी जर्नी रही है ये कितने हाथों में गया और कितनी जेबों में गया, कितने तरीके के पर्स में गया, इससे क्या क्या खरीदा गया, क्या इससे कोई इलीगल चीज खरीदी गई, वही नोट आपके पास कहीं घूम घाम के आ रहा है जी। बस यही फर्क होगा। ब्लॉकचेन आपको एक ओपन लेजर क्रिएट कर देती है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जब कोई रुपया जाएगा तो वो अपनी ट्रेल छोड़ता जाएगा, समझ लीजिए अपने पैरों के निशान छोड़ता जा रहा है कि मैं यहां से यहां गया, यहां से इसके पास गया। मान लीजिए 100 लोगों के हाथ में वो 100 का नोट गया, उन सब के सब 100 लोगों का आईडी कभी भी रिजर्व बैंक चाहे तो देख सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आज भी कर रही हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत काम की चीज़ है, खाली मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए नहीं, इसका बहुत सारी और भी जो लोगों से संबंधित स्कीम्स होती हैं उसके लिए किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है ब्लॉकचेन आने से एकदम रिवोल्यूशन आ जाएगा और करेंसी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जो मैंने शुरू में बात करी थी
कि जो इसके इल विल्स जिसको आप कह रही थी, जो खामियां हैं कैश के इस्तेमाल से, कि ये बिल्कुल आपकी आंख पे, अगर मैं रिजर्व बैंक की बात करूं तो पट्टी बांध देता है कि हमें मालूम ही नहीं, एक बार हमने नोट छाप के दे दिए, पता नहीं उस नोट से क्या क्या काम हो रहे हैं, वो कहीं तिजोरी में पड़े हैं या किसी गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या कोई उससे सब्जी खरीद रहा है, या कोई उससे कार खरीद रहा है, या कोई उससे चोरी कर रहा है। मुझे लग रहा है वो पट्टी आंखों से खुल जाएगी और आप एक एक रुपए तक को पूरा शुरू से लेके आखिर तक ट्रैक कर पाएंगे। और बहुत बड़ी, ये मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि आप उन पैसों को पूरा आखिर तक किसके हाथ में गया और किसके पास अब रखा हुआ है जी, ये भी आप पता लगा पाएंगे। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम की है, और इसी पर ये सीबीडीसी बेस्ड होगी जी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिस पर ये सीबीडीसी बेस्ड होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि अगर हम कंपेयर करें अपने आप को वर्ल्ड से, तो वेयर डू वी स्टैंड? अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें, हमारे ऊपर कितना प्रेशर है या कितना ज़रूरत है अगर हम बाकी की कंट्रीज़ को देखें, अपने नेबर्स को देखें? देखिए, अगर दुनिया में आप ट्रांजैक्शंस और जो एग्जिस्टिंग करेंसीज़ हैं, जो भी जिनको हम करेंसी कहते हैं, जैसे 4000 कोहली साहब ने बताया लगभग 4000 है, जिसमें बिटकॉइन स्टेबल कॉइन है, उसमें दुनिया में शायद अगर देखें कि बहुत ज़्यादा तादाद में अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हमारे मुल्क के लोग हैं जो कि इसको परचेज़ कर रहे हैं। और अगर मुझे सही याद है तो रफली 20 मिलियन इंडियंस जो हैं लगभग, उन्होंने, हमारे कंट्री के लोगों ने जो है पैसा ट्रांजैक्शंस करे हैं, परचेजिंग करी है। इसमें वॉल्यूम टर्म्स में, अमाउंट में, क्योंकि इतनी वोलेटाइल रहती है वो, कि हम ये नहीं बता सकते कि आज की तारीख में उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन 20 मिलियन लोगों का ख़रीदना और उसको बेचना अपने आप में शो करता है और बताता है कि हम दुनिया में काफ़ी आगे हैं इसके अंदर। और दूसरा एक और जो डेवलपमेंट हो रहा है इस पूरे उसमें, कि बैंक को एक तरीके से, क्योंकि हम अपने मोबाइल में कैरी करेंगे, हमारा सारा पैसा अपने मोबाइल में हम कैरी करेंगे, और जैसे कोहली साहब ने कहा कि बिचौलिए बीच से हटते जाएंगे जैसे जैसे हम टाइम गुजरता जाएगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है एक और चीज़ कि कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जो बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि उनके बिजनेस मॉडल हैं, उनमें भी बहुत ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत होगी। क्योंकि आज की तारीख में जैसे जिस तरीके से अकाउंटेंट हमारे लिए ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ही इसके ऊपर कि जैसे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करा, कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी आपने उसमें बेचा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है एक तरीके से। वो उस लेजर में इससे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुए, इस वक्त क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, उस पूरी चेन मेंटेन है, और इसी वजह से शायद उसका नाम ब्लॉकचेन रखा गया है। तो वो पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मौजूद है, और उसकी ख़ास बात यह है कि उस रिकॉर्ड को आप बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी परमानेंस है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो उसमें आसानी यह भी है कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो, या किसने इस्तेमाल किस लिए करा था, आप पूरे उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अपने देखा मुल्क में कि जैसे जैसे टैक्स कंप्लायंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का डर जो है वो डिजिटल करेंसी या इस टाइप की जो भी करेंसी उनको या ऑनलाइन पेमेंट्स का, वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में ये होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि दुनिया में आज की तारीख में भी हम सबसे आगे हैं, और जो हमारी तरफ से ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सेंट्रल आरबीआई की बैकिंग के साथ डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं अगले 1 साल में, या इसी फाइनेंशियल ईयर में कहा जा रहा है कि अप्रैल 1 के बाद कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने की इसमें उम्मीद है फर्दर भी। तो ये अपने आप में शो करता है कि गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, और जानती है कि हमारे जो जनरल पब्लिक है वो इस डायरेक्शन में चाहती है कि मूवमेंट हो, ताकि वो इसको अडॉप्ट कर सकें और अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें इसका जो है। और एक और, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं, क्योंकि हम फ़ायदों की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया एक बहुत बड़ा फ़ायदा, और यहाँ पर मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनका ख़ास तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो लोगों को अक्सर तंग करता है कि हम जब डिजिटल पेमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारे पैसे कट जाते हैं, कॉस्ट आती है उसकी। अब आप लगाइए, जो वॉलेट्स चल रहे हैं या जो गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म आप समझते हैं, वो कोई मुफ्त में तो आपका काम करते नहीं है। जब आप लेन देन करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें से कट के आपके पास आता है। डिजिटल करेंसी में जब आप लेन देन करेंगे, आपका कोई भी पैसा कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपने सीधा एक वॉलेट से दूसरे 2000 का नोट जाएंगे तो 2000 का नोट ही आपको मिलेगा, 500 का नोट देंगे 500 का ही मिलेगा, कहीं वो कोने से कटा हुआ नहीं होगा, कहीं उसमें कुछ कटेगा नहीं।
तो मुझे लग रहा है कॉस्ट सेविंग भी इससे होगी। अभी जो डिजिटल लेन देन में कॉस्ट आती है, जिसको लेके लोग पीछे बहुत परेशान थे कि साहब डिजिटल तो आपने कर दिया, पर बैंक ने हमें ये चार्जेस लगा दिए, वॉलेट हमें ये चार्जेस लगाता है, 100 रुपये देते हैं, हमारे 105 चले जाते हैं, 5 रुपये तो हमारे ये कट जाते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें। डिजिटल CBDC में आपकी ये कॉस्ट नहीं आएगी, और धीरे धीरे आप इन वॉलेट से CBDC की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अब अपनी आप किफ़ायत भी साथ में मिलेगी, ये मैं ज़रूर जिक्र जी। तो एक और फ़ायदा आपने गिना दिया, ना सिर्फ कन्वीनियंट है, सिक्योर है और चीपर भी है इसका इस्तेमाल। डॉक्टर कोहली, ये बताइए कि अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें, जब ये कोविड हुआ तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, इंडियन इकॉनमी की, ये फर्दर अगर डिजिटल करेंसी की बात करें तो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा इसमें? बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि जो भी देश डिजिटल करेंसी में होगा, जैसे हमें अब चाइना में सुनने में मिला कि उन्होंने अपने युआन को एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर लॉन्च भी कर दिया गया है। मुझे लग रहा है जो भी मुल्क डिजिटल करेंसी में करेगा उसको दुनिया एक दूसरे नजरिए से देखेगी, उससे आप ट्रेड करना चाहेंगे, वहां पर आप जब इन्वेस्ट करेंगे उस कंट्री में जाके, मुझे लग रहा है एक सुकून मिलेगा आपको कि यहाँ पर बहुत सिक्योर है। क्योंकि देखिए नोटों के साथ नकली नोट का भी जिक्र आता था। ये मुझे याद है 2000 का जब नया नोट आया तो कुछ शातिर दिमागों ने उसको फोटोकॉपी कराया, कलर्ड फोटोकॉपी करा के उसको चलाने की कोशिश करी, और नकली नोट का तो हम आज से नहीं बहुत टाइम से सुनते आए हैं, और नकली नोटों से बहुत गलत काम भी किए जाते हैं, वो भी चेक हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है जब कोई इन्वेस्टर आता है किसी कंट्री में नीता, तो उसमें वो ये देखता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पूरी मॉनेटरी एनवायरनमेंट जो वो कितना सिक्योर है, कितना सेफ है। तो CBDC उसके अंदर एक विश्वास, एक यकीन पैदा करेगी, जिससे वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। और भारत सरकार के लिए भी जब मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है लोगों को एक अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें आप बिजनेस करना सेफ फील करेंगे, लेन देन करना सेफ फील करेंगे। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। सुनने में ऐसा लगता है कि साहब क्या हुआ, पहले हम कम सेफ फील करते थे, अब ज्यादा सेफ फील करते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सेफ्टी आपके मन की आपको और बिजनेस करने के लिए, और ज़्यादा सेफ बिजनेस करने के लिए आपको एक्साइट करेगी, आपको इंस्टिगेट करेगी, और इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगा, इंडिया की इमेज दुनिया में और बढ़ेगी। और मैं समझता हूं जो इंडियन गवर्नमेंट ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है, 2025 का था, थोड़ा शायद अब पैंडेमिक की वजह से 1-2 साल उसमें डिले हो, बल्कि मैं तो मानता हूं कि डिजिटल करेंसी आने के बाद $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी इंडिया बनने की तरफ ज़रूर रुख करेगा। जी प्रोफेसर साहब, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जैसे कि कह रहे हैं डॉक्टर कोहली, लेकिन किसी भी रिफॉर्म के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ एक तरफा काम करते जाएं तो नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आई थिंक मेरा मानना ये है कि सरकार तो ऑलरेडी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो एक्शन लेने की ज़रूरत थी वो सरकार की तरफ से ज़रूरत थी, और सरकार ऑलरेडी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है, और इसी की वजह से हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आई थिंक अगर हम ये देखें कि जो डेवलपमेंट्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हो रहे हैं वो सही तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ब्लॉकचेन का जो हम इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी इसका जिक्र था, तो ब्लॉकचेन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आने की उम्मीद है कि उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं और या हो सकते हैं वो इतने नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे RBI को कुछ अपने एंड पर कुछ हो सकता है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कुछ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जैसा जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो वो उम्मीद यह है कि मिलियंस में ट्रांजैक्शंस होंगे। जैसे आज की तारीख में भी मैंने बताया कि लगभग 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हुए। तो डिजिटल करेंसी जैसे जैसे पॉपुलराइज होगी तो ट्रांजैक्शंस की जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे हम सोच रहे हैं कि ये पूरा वो कैरी कर जाएगा, तो ऐसा शायद नहीं हो। तो कहीं ना कहीं हमें एक टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो बैंक्स ख़ास तौर से हैं, क्योंकि उसका कई बार इसमें जिक्र आया, बैंक्स को अपने पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बैंक्स आज की तारीख में जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसमें एक इंटरमीडियरी हैं, कहीं अपने सर्विस चार्ज भी उसके अंदर लेते हैं वो, और कुछ लोग डिपेंडिंग अपॉन ये अगर आप देखें अलग अलग बैंक्स के अपने अलग अलग वो हैं।
तो बैंक्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर उसमें, जो कि आज देखा जा रहा है कुछ बैंक्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में फॉर एग्जांपल डील करें, या फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में सरकार मूव कर रही है और हम लोग एक पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं, तो बैंक्स को टोटल अपना चेंज करना पड़ेगा बिजनेस मॉडल को ही, तभी एक तरीके से होलिस्टिक टोटल हमें अपनी, क्योंकि अगर हम बैरियर्स को देखिए तो देखिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने ब्लॉकचेन का बताया, ऐसे ही गवर्नेंस के इश्यूज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो कोहली साहब ने भी बताया, तो फर्दर गवर्नेंस के इश्यूज भी हमें देखने पड़ेंगे, क्या क्या फर्दर इश्यूज आएंगे। तीसरा इशू हमारे अंदर ये आएगा कि जो सोसाइटल एक एक्सेप्टेंस का जो एक इशू है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, पब्लिक में इसको हमें बताने की ज़रूरत होगी कुछ उसमें कि भाई ये आपके फ़ायदे के लिए है, और ख़ास तौर से जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक आप उसमें ये देखेंगे कि इसमें पब्लिक जो है सेफ महसूस करेगी, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक जो है वो हमारी जो है लॉ अबाइडिंग है हमारी पब्लिक, तो वो टैक्स भी दे रही है या देना चाहती है, और अगर उसके लिए उसको हम आसानियाँ करेंगे उसके लिए, तो वो क्यों नहीं इसको अडॉप्ट करेगी। बिल्कुल। और नीता, अगर मैं खान साहब की बात से मुखातिब होके इन्हीं की बात में जोड़ना चाहूँ, तो जैसे इन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन की कैपेसिटी कितनी होगी, मान लीजिए एक 100 का नोट 2000 हाथ बदलता है, तो क्या ब्लॉकचेन उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगी? तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया है कि इसको अभी पैरेलल चलाया जाएगा, जो कि मैंने शुरू में बात करी कि आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक और डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा और कैश आपकी जेब में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ डिजिटल करेंसी भी चलेगी, आप जो कैश लेन देन करते हैं वो भी चलेगा, और एक ये सिचुएशन भी हो सकती है जो कि खान साहब जिस बात से अग्री करेंगे कि मान लीजिए किसी दिन आरबीआई का सर्वर डाउन है, मैं तो ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ, मैं आपको 2000 रुपए देना चाहता हूँ और पता लगा मैं देना चाह रहा हूँ तो आरबीआई का सर्वर ही डाउन है, तो ऐसे में क्या होगा? तो इसीलिए इसको पैरेलल चलाया जाएगा, और इन्हीं सब बातों को लेके ये जो रिसर्च चल रही थी, ये जो इतने टाइम एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इन सब बातों को ध्यान में रख के चल रहा था, और इन सब बातों को पहले से ही एंटिसिपेट कर दिया गया है, और इसीलिए इसको पैरेलल भी, वो सब बातें तो दुरुस्त करी जा रही हैं, पर साथ में इसको पैरेलल भी चलाया जाएगा, जिससे कि ये सब दिक्कतें ना आए, और बहुत बड़े बड़े सर्वर्स इसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, जिससे कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसके अंदर अडॉप्ट हो सके, उसके अंदर स्टोर हो सके, और कोई लिमिट, क्योंकि अब ये तो आप रोक नहीं कर सकते ना कि मैं अगर 100 रुपए का नोट आपको दे रहा हूं तो भाई इसको बस 50 बार लेन देन करना है, इससे ज्यादा करेंगे तो हम याद नहीं रख पाएंगे, ऐसा तो हम नहीं सोच सकते। मुझे लग रहा है अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी, और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है, जहां तक मेरी जानकारी है पूरी तरह से आरबीआई तैयार है, और बहुत जल्द, मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है, मैं वो नोट देखना चाहता हूं जिसको मैं छू नहीं सकता, जिसको मैं सूंघ नहीं सकता, जिसको मैं हाथ नहीं लगा सकता, पर फिर भी वो नोट उतनी ही वैल्यू का है और वैसा का वैसा ही है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है जी बिल्कुल, और काफ़ी चैलेंजिंग भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और आप दोनों ने टाइम निकाला, वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और तमाम जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट बता रहे हैं कि जी अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं इससे, न सिर्फ कन्वीनियंट होगी, सिक्योर भी ज़्यादा होगी, चीप भी ज़्यादा होगी, और लोग इसको लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।